गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज मैं इंग्लिश में बोलूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहले टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब हमारे सेल को किसने डिस्कवर किया? हमारे सेल्स को पहली बार रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। अच्छा बताओ सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? चलो अभी आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं क्या होते हैं। आ, हम्म, तो सेल को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्क पे। कॉर्क क्या होता है? ट्री का बाक होता है, ट्रंक ऑफ द ट्री। उसमें से एक छोटे टुकड़े को ले लो और उसको माइक्रोस्कोप में काम करो। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी पेड़ का उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। अब जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर पहली बार कॉर्क को देखा तो वो मधुमक्खी के छत्तों के जैसे उनको दिखे। अब ये जो लिटिल ये छोटे छोटे ये जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, इसको इन्होंने नाम दिया था लिटिल रूम या फिर बॉक्सेस ऑफ द सेल। अब व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ? अब हम सब जानते हैं कि हम सब सेल से बने हुए हैं और सेल्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर देखा जाए तो हर एक सेल्स बना है आटम से, जो कि आटम बनाता है मॉलिक्यूल्स को, विच मेक्स अप द सेल ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर्स। अब सेल बना। सेल जब एक साथ कंबाइन हुआ तो टिश्यू बनेगा। अब सारे ही टिश्यू एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो ऑर्गन बनेगा। और जब सारे ही ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम बना देगा। अब ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। चलो जानते हैं कि कौन से बायोलॉजिस्ट ने क्या क्या हमें दिया, डिस्कवरी की, जिनके वजह से हमें इतना सब पढ़ना पड़ता है। रॉबर्ट हुक, अभी जैसे बताया कि ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1665। उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने कॉक के स्लाइस पे देखा जो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। उन्होंने इसका नाम बॉक्सेस ऑफ द सेल रखा, जिसको लैटिन में हम लोग बुलाते हैं लिटिल रूम्स। उसके 9 साल बाद करीब आए ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक में ये थोड़े ऐसे थे ना कि इनको मजा चाहिए था, तो इन्होंने इम्प्रूव किया माइक्रोस्कोप को। इन्होंने बोला कि हम कुछ अच्छा देखेंगे। अब क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ऑलरेडी डिस्कवरी कर चुके थे सेल की। अच्छा एक चीज याद रखो, रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल्स को और ल्यूवेन हुक ने देखा था लिविंग सेल्स को। हम्म अगर पूछा जाए सवाल कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया, तो आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक was the first who discovered the free living cells in the pond water in 1674। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था 1831 में। अभी न्यूक्लियस क्या होता है आगे पढ़ाते हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद पर्किंजी आए, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सारे ही ऑर्गेनील्स को ले लो, फ्लूइड को ले लो, साइटोप्लाज्म, सबको मिला के हम उसको एक वर्ड दे देते हैं जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, श्लीडियन 1838 में एंड शवान्स 1839 में। अब ये थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है सारे ही प्लांट्स और एनिमल सारे ही सेल से बने हैं। अब ये तो हमें पता है। और सेल क्या है? सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसको
बाद में वर्च्यू ने 1855 में एक्सपैंड किया थ्योरी को, और उन्होंने बोला था कि कोई भी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनता है। इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था, ओमनेस ई सेल्यूला ओमनेस ई सेल्यूला सेल्यूला। हम्म अब इन्होंने बताया कि कोई भी सेल हमारे बॉडी में हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कैसे, आगे देखते हैं। लीवर डिविजन बताया सेल में कि पहला एक सेल होता है, फिर वो सारे ही ग्रुप बना के टिश्यू फॉर्म करता है। टिश्यू से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर वगैरह वगैरह। अब सारे ही ऑर्गन्स जब एक साथ फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम का रोल होता है रेस्पिरेशन में, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। अब लिवर डिविजन क्या बताता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लिवर शो करता है, जिसका मतलब होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। अभी जैसे बताया कि स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, नोज क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ह्यूमन बॉडी हैज द हार्ट टू पंप ब्लड एंड स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। Division of flavor is also seen within a single cell. कैसे? Each cell has a specific component जिसे हम cell organelle बोलते हैं। Each cell organelle perform करता है specific functions को, जैसे digestion, excretion and so on. अब ये देख रहे हो, एक जाइगोट है। जाइगोट हमारा फर्स्ट नोन सेल हम लोग बोलते हैं। नर्व सेल्स ब्रेन में है, आरबीसीज, मसल सेल्स, स्पर्म सेल्स, बोन सेल्स, सभी अपना अपना काम करते हैं। चलो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रो मतलब सिंगल, कैरियोटिक मतलब ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पहले नोन ऑर्गेनिज्म है हमारी प्लैनेट में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, और सारे ही रिएक्शंस अकर करते हैं इनमें साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। Ribosomes is the only cell organelle present in prokaryotic cells. They can be free-living or parasite, such as bacteria and archaea. ये दो एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स देख रहे हो, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, डीएनए है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इनका डीएनए फ्लोटिंग होता है क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। एक सेल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट है वो राइबोसोम है, और साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिलम का रोल क्या है? फ्लैजिलम का यूज होता है बेसिकली मूवमेंट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जो होता है राइबोसोम। ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन इट इज राइबोसोम। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सिंगल क्रोमोसोम में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। जब कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है तो हिस्टोन प्रोटीन क्यों बनेगा? और ये जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। प्रो यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज साइज के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे हमारे में प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट, एनिमल सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब ये लोग डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एक सिंगल सेल में, जो मदद करता है ये सारे ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूकैरियोटिक सेल का?
यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें न्यूक्लियस है जो कि इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होती है। And eukaryotic has most of the cell organelle present in it and outermost layer of the cell wall. अब इसमें सेल डिवीजन होता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस अभी आगे पढ़ोगे। न्यूक्लियस कंटेन करता है सिंगल लीनियर डीएनए। इसको याद रखना, न्यूक्लियस कंटेन करता है सिंगल लीनियर डीएनए जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपका आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, आपके बाल कैसे होंगे, स्ट्रेट, कर्ली, मेसी, ये सारे ही आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स में स्टोर होते हैं। ये जनरली लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये यूकैरियोट का स्ट्रक्चर है, एग्जाम में आएगा तो बना के आना। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट है। अब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, गोल्जी एपरिटस, सिक्रीटरी वेसिकल्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब तो बता दिया। चलो अब इन सब के बारे में पढ़ते भी हैं थोड़ी देर में। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल के बारे में अगर बात करें तो हर एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अभी दिखाया था मैंने, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्लूइड लिक्विड होता है, ये रहा साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस से बनता है। अब यही 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं सारी ही सेल एक्टिविटीज में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब बताया था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट करता है कंपोनेंट ऑफ द सेल को एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी नखरीली है, हर एक चीज को अपने अंदर नहीं आने देती है, इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और बनती है कैसे? फैट मॉलिक्यूल से, जिनको हम लिपिड भी बोलते हैं। अब इसका ऊपर का जो पोर्शन है ये आप देख रहे हो, ऊपर और नीचे का, नीचे आपको 2 टेल मिलेगी और ऊपर एक राउंड हेड, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग। और नीचे वाला टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक क्यों? क्योंकि ये लिपिड लेयर बाई लेयर है, तो पानी से डरता है, इसलिए लिपिड में रहता है। अब इसमें देखो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट का चेन दिखेगा आपको, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मिलेंगे ताकि कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन और आउट मूव कर सके। और ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो हमने आपको बताया। एंडोसाइटोसिस, अब एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सेल्स इंगल्फ कर सकता है फूड मटेरियल को जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन enables the cell to engulf in food and other material from its external environment, and such process are known as endocytosis. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एंडोसाइटोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा कैसे फूड डाइजेस्ट करता है? सूडोपोडिया के थ्रू ना। अमीबा acquires its food through such process. अब अमीबा इंगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये अमीबा है, अब ये इसके यहाँ पे बाहर देखो फूड प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक वैक्यूल फॉर्म करेगा ताकि फूड अमीबा के अंदर चला जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस।
अब ये देखो वैक्यूल फॉर्म कर रहा है, फूड अंदर जा रहा है, अब फूड देखो अंदर चला गया वैक्यूल के थ्रू। अब ये हेल्प करेगा ऑब्जॉर्प्शन में, ऑब्जॉर्व किया, असिमिलेट किया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फूड में हमने खाया, अब अमीबा के सिंगल को लेता है, अमीबा के अंदर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं अमीबा को कि वो सिक्रीट कर सके फूड को और उनको ब्रेक डाउन कर सके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल एंड डाइजेस्टेड। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट मिला तो अब उसको बाहर भेजना है ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो किस प्रोसेस से भेजते हैं, वो प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का उल्टा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस। अब जो फूड वेस्ट था उसको इसी वैक्यूल के थ्रू बाहर भेज दिया, जिसको हम एग्जिशन भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऊपर साइड है, अब मेरे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे वाटर मान लो, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। अब मुझे इसको अंदर चाहिए, हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये अंदर हमारे बॉडी में जाता है थ्रू द प्रोसेस नोन एज diffusion। Diffusion is the spontaneous movement of the substance from a region of higher concentration। अब इधर concentration ज़्यादा है, अब हमको चाहिए, तो हम हायर कंसंट्रेशन से उसको लोअर कंसंट्रेशन में भेजते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है जिसके अंदर लिपिड बाइलेयर मौजूद है। अब डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू चैनल प्रोटीन्स। हमारे बॉडी के अंदर चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू डिफ्यूजन इजीली टेक प्लेस हो सकता है। क्या हो रहा है आज, thus diffusion play an important role in the exchange of gases जैसे CO2 and oxygen between the cell as well as the cell and its external environment। ऑस्मोसिस, अब अगर हम बात करें ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली किसके लिए होता है, ऑस्मोसिस होता है वाटर के लिए। वाटर के लिए हम लोग ऑस्मोसिस करते हैं। ऑस्मोसिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना। Osmosis is the passage of water from the region of higher concentration to the region of lower concentration till the equilibrium is maintained। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है जब तक दोनों ही साइड में बराबर क्वांटिटी में मटेरियल नहीं आएंगे तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। अब ऑस्मोसिस भी तीन तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। Unicellular organism and most of the plant cells tend to gain water through osmosis। अब जैसे प्लांट रूट हो गया, रूट ऑफ द प्लांट हो गया, वो ऑब्जॉर्व करता है पानी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन था, ऑस्मोसिस में चैनल प्रोटीन का रोल नहीं होगा, ऑस्मोसिस में एक्वापोरोन्स का होगा। चैनल प्रोटीन और ऑस्मोसिस मतलब एक्वापोरोन्स में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन करियर प्रोटीन्स का अगर हम बात करें तो हमें एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप लोग आगे पढ़ोगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, मेजॉरिटी इसमें हमेशा परेशान रहती है कि हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। तो चलो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ले मैन लैंग्वेज है, इसको पेपर में लिख के नहीं आना।
जैसे मैंने एक बलून लिया, अब बलून लेंगे तो वो श्रिंक रहेगा ना। अब हमको चाहिए कि हम उसमें कुछ भरे, हमको ऐसा श्रिंक अच्छा नहीं लग रहा है, हमने पानी भरा। अब आउटर कंसंट्रेशन जो है, पानी तो बाहर है ना, बलून के अंदर तो पानी है नहीं। हम जब बलून में पानी भरेंगे तो बाहर से अंदर हमने किया, क्या है ये, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वाटर मूव कर रहे हैं ना। डिफ्यूजन कैसे होगा, ऑस्मोसिस होगा। The movement of the water molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as osmosis. अब क्योंकि हम पानी भर रहे हैं, आउटर इन्वायरमेंट में पानी ज्यादा है, तो डाइल्यूटिसिटी बाहर ज्यादा है ना। हमने पानी भरा तो पानी की वजह से बलून क्या होगा, श्रिंक होगा या स्वेल होगा। पानी की वजह से बलून स्वेल अप होगा। इसीलिए चलो पढ़ते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। If the medium surrounding the cell has the higher concentration than the cell, meaning कि outside solution is very dilute, अब इधर पानी की मात्रा बाहर सेल में ज्यादा है as compared to ये वाला चीज। अब cell will gain water by the process of osmosis, उस solution को हम hypotonic solution बोलते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both the directions, but more water will come into the cell than it will leave, क्योंकि पानी तो आ रहा है ना फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसके वजह से नेट रिजल्ट ये होगा कि वाटर एंटर करेगा सेल में, जिसके वजह से सेल अल्टीमेटली स्वेल अप हो जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल्स अप, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ हाइपोटोनिक कंडीशन। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। अब जब मीडियम और सेल में दोनों में ही सेम ही कंसंट्रेशन होगा तो नेट मूवमेंट क्या होगा, नेट मूवमेंट तो जीरो होगा। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, there will be no net movement of the water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution of water across the cell membrane in both the direction, but amount going in is the same as the amount going out. जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, अमाउंट तो सेम है, तो नेट मूवमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। इसी वजह से जो सेल का साइज है वो सेम रहता है इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल अप हो जाता है क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल। अब हाइपोटोनिक का जस्ट उल्टा होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि अब तो मैंने बलून में पानी भर दिया है ना, अब लेकिन मुझे चाहिए बलून पहले जैसा हो जाए ताकि मैं बर्थडे में उसको बाद में फुला के लगा सकूं, डेकोरेट कर सकूं। तो अब हमें उसके अंदर का पानी निकालना है ना, तो अब बाहर के कंसंट्रेशन में देखेंगे तो वाटर नहीं है, लेकिन हमारे सेल में बहुत ज्यादा वाटर है। तो हमने क्या किया, अपने ही वाटर को बाहर निकाल दिया। वो कौन सा प्रोसेस है, हाइपरटोनिक का। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो बलून स्वेलअप हुआ था वो श्रिंक हो जाएगा ना, वो फिर से पिचक जाएगा। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में हमारा जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। इफ द मीडियम हैज lower concentration of the water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. अब इसमें again the water crosses the cell membrane in both the direction, but this time more water will leave the cell than it will enter. Therefore, the cell will shrink. सेल वॉल की बात करते हैं अब हमारे मेन कंपोनेंट्स में कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। अच्छा ये बताओ, सेल वॉल किस तरह प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, सोचो सोचो। Cell wall is the component of plant cell only. Cell wall the is present in plant cell only, ठीक है। एनिमल सेल में मत लिख के आ जाना, और लिख के आ गए तो मेरा नाम मत बताना। Cell wall is found in plant cell outside the plasma membrane. अब सेल वॉल क्या है,
इसको तो स्ट्रांग होना है ना, वरना प्रोटेक्शन कैसे देगी। इसी वजह से सेल वॉल हमारी बहुत रिजिड होती है। क्योंकि अब ये रिजिड है तो किससे बनी है, चलो जानते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज प्रोवाइडिंग। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हमें वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमारी सेल वॉल हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल का फंक्शन है कि वो हमें देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बताया। आखिर हमें मजबूती चाहिए ना। खाना स्टोर करती है, सर्व ऐसा फूड रिजर्वोयर। मेंटेन करती है कि सेल का शेप कैसा होगा। इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अब सेल एक्सपेंशन में मदद करेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा किससे? पैथोजेन से। मुझसे या तुमसे नहीं, पैथोजेन से। प्लाज्मोलिसिस क्या है? अब प्लाज्मोलिसिस भी सेम है, समझो किसकी तरह? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह। जब एक लिविंग प्लांट सेल पानी लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था? श्रिंक करता था ना सेल। देयर विल बी श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। कोई भी चीज, कोई भी पानी क्या, पानी ही सेल से जब बाहर निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। अब इसमें सेल सेल वॉल से दूर जाएगा। साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म बड़ी कमाल की चीज है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट रहती है, ताकि अच्छे से पढ़ो उसको, हल्के में मत लेना। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड कंपोनेंट है। जितना जितना ये लाइट पिंकिश या ग्रेइश जो आपको लग रहा है, ये जितना ही कंपोनेंट है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। कलरफुल कंपोनेंट जो कॉर्नर में है, ये आपके सेल ऑर्गेनेल है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। ये सारे सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। अब ईच ऑफ द ऑर्गेनेल, सारे ही ऑर्गेनेल है तो सारे एक फंक्शन थोड़ी ना करेंगे, वरना इतने सारे ऑर्गेनेल का मतलब क्या होगा? तो सारे ही ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल इंक्लोज्ड है। सेल ऑर्गेनेल्स आर इंक्लोज्ड थ्रू मेम्ब्रेन्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे ही सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स, और उनमें न्यूक्लियर रीजन भी डिफाइंड नहीं होता है, उनके पास तो न्यूक्लियस होता है, सिर्फ न्यूक्लियस। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो चलो अब उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सेल ऑर्गेनेल क्या है? पहला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट का। अब ये देख रहे हो, ये गोल सा राउंड सा बैग है, पाउच, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर क्या करेगा? न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है कि कौन सा पार्टिकल्स, कौन सा प्रोटीन हमारे अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। ये सब न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। अब ये जो एक्सटेंडेड स्लेंडर शीट्स हैं, ट्यूब लाइक शीट्स, ये होते हैं सिस्टर्ने। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स हैं, और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स और वेसिकल्स। अब एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे? सेमी परमिएबल है, हर एक चीज को अंदर नहीं आने देता है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी सोचा है रफ को रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं? चलो मैं बताती हूँ।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें देखोगे तो ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स नहीं है, ये राइबोसोम्स हैं। देख देते हैं, भूलना नहीं। ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इस वजह से इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। चलो। Rough endoplasmic reticulum look rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. Ribosomes, which are present in all active sites, are the sites of protein manufacture. अब राइबोसोम का रोल है प्रोटीन मैन्युफैक्चर को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइबोसोम प्रोटीन बनाने में। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो कोई भी सेलुलर प्रोसेस वर्क नहीं करेगा, इसलिए राइबोसोम की इज्जत करो। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को हम लोग फिर भेजते हैं सारे ही प्लेसेस में डिपेंडिंग ऑन द नीड, यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द वेसिकल्स। अभी आगे पढ़ोगे गोल्जी एपरेटस, उधर वेसिकल्स के बारे में जानोगे। अब द स्मूथ, अब रफ एंडोप्लाज्मिक का तो जान गए कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। तो आखिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो कुछ करता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड में। ऐसे ही वो इम्पोर्टेंट सेल फंक्शन प्ले करता है। कैसे? प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों ही मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स functions, some protein and lipid functions as enzymes and hormones. फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करेगा एक सरफेस को, ताकि वो जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है वो कर सके। अब लिवर सेल्स की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रूशियल रोल प्ले करता है in detoxification of many poisonous and drugs। और क्या रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स में भी मदद करता है, लिपिड्स भी सिक्रीट करता है, बताया था, मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स। गोल्गी एपरेटर्स। अब गोल्गी एपरेटर्स को पहली बार कमीलियो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था। अब गोल्गी एपरेटर्स कंसिस्ट होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को। ये वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, देख रहे हो, इसको वेसिकल्स बोलते हैं, जिसको फ्लैटेंड सैक्स भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, इसको फ्लैटेंड सैक्स भी हम बोलते हैं। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, देखो पैरेलल है एक दूसरे के, ईच अदर इन अ स्टैक, जिसको हम सिस्टर्ने भी बोलते हैं। सिस्टर्ने और कहाँ सुना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। These membrane often have connections with the membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system। अब जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो पैक होगा गोल्गी में और डिस्पैच्ड होगा वेरियस टारगेट्स में इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल्स थ्रू गोल्गी apparatus। क्या पैक हुआ था? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किससे? राइबोसोम से। राइबोसोम्स कहाँ अटैच थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब फंक्शन क्या है गोल्गी एपरेटर्स का? चलो, गोल्गी एपरेटर्स का फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसको थोड़ा सा, आज सब गड़बड़ हो रहा है। क्या फंक्शन है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स टारगेट
एरियाज पे जाएंगे और डिस्पैच करेंगे हमारे प्रोटीन्स को, ताकि वो वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। इन सब केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी जो हैं वो बनते हैं गोल्गी एपरेटस में थ्रू सिंपल शुगर। द गोल्गी एपरेटस are also involved in the formation of lysosomes। अब lysosomes बड़ा बदनाम है। lysosomes क्यों है? क्योंकि lysosomes को ज्यादातर suicidal bags बोल देते हैं। अगर lysosomes ना हो ना तो बड़ी मुश्किल होगी। कैसे? चलो बताते हैं। lysosomes membrane bound sac है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो रोल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्या क्या? पहले तो राइबोसोम्स को अटैच करेगा जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा और वेरियस लोकेशंस में थ्रू गोल्गी एपरेटस की मदद से वेसिकल्स को भेज देगा और डिस्पैच कर देगा। दूसरा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो लाइसोसोम में स्टोर हो जाता है। लाइसोसोम्स जो कि है वो काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। अब ये हेल्प करेगा हमारे ही सेल को क्लीन कर रखने में बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। कोई भी फॉरेन मटेरियल पैथोजेंस है तो उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेगा बिकॉज इट हैज अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। दूसरा, जो भी हमारे डैमेज डेड सेल होगा उनको ये इंगल्फ कर लेगा। अब लाइसोसोम्स ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। complex substances into simple substances and are able to do because they contain powerful digestive enzymes. During distribution in cellular metabolism, when cell gets damaged, अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, वोर्न आउट सेल्स थे या फॉरेन मटेरियल्स थे, वो लाइसोसोम में इंगल्फ हो गए। अब लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब इस प्रोसेस के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगा और लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एंजाइम प्रेजेंट था वो लाइसोसोम के अंदर, वो हमारे खुद के सेल को डाइजेस्ट करने लगेगा। अब अगर हमारे खुद का सेल डाइजेस्ट होने लगेगा तो वो वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब क्या करेगा वो बाद में पढ़ना। इसी वजह से लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल देते हैं। अब पावर हाउस क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन, द आउटर पोरस मेम्ब्रेन, पोरस मतलब ये बहुत आराम आराम से ऑक्सीजन या एयर को फ्लो हो करेगी अपने पास से, और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। फोल्डेड क्यों है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। अब दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अब एटीपी जब बन रहा है तो केमिकल रिएक्शंस होगा। अब ये एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज में जो कि हमारे लाइफ में ज़रूरी है, और ये रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कलर तो अच्छा नहीं है यार, समझ में ही नहीं आएगा। रुको कलर चेंज करते हैं। हम्म, चलो, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी स्टोर करेगी एटीपी के फॉर्म में, ताकि वो कोई भी नया केमिकल कंपाउंड बना सके अपने मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ही स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है। वो लिटरली किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। क्यों नहीं डिपेंडेंट रहता है? क्योंकि उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, उसके पास उसका खुद का राइबोसोम है। ही भी लाइक, मैं तुम पे क्यों डिपेंड रहूं, तुम मेरे पे डिपेंडेंट रहो पावर के लिए, इसीलिए मैं पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाया जाऊंगा। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है, उसको जरूरत नहीं होता है बाहर से प्रोटीन की।
प्लास्टिड। अब बताओ प्लास्टिड किसका कंपोनेंट है, प्लांट का कि एनिमल का? बताओ। Plastid is a component of plants only. It is a component of plants only. Plastid are present only in plant cells. There are two types of plastid. First is chromoplast. Chromoplast is also known as colored plastids, and the second one is leucoplast. Leucoplast means white or colorless plastid. अच्छा, प्लास्टिड का रोल क्या है? जितने भी फूल्स देखते हो, फ्लावर्स, उसका सारा अलग अलग कलर होता है ना, कोई ग्रीन होता है, कोई ब्लू, कोई ऑरेंज, कोई येलो, कोई ब्लू, वो सब प्लास्टिड की वजह से होते हैं। अब जिसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है पिगमेंट, क्लोरोफिल, जो हाँ, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट हमारे फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। प्लांट्स में, एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर। ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनेल है in which materials such as starch, oil and proteins granules are stored। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? पार्टिकल्स जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये सब स्टोर होते हैं। अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ये है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें न्यूमरस लेयर होते हैं एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में ग्रैनम देख रहे हो, सारे ही यूनिट को मिला देंगे, थाइलाकॉइड यूनिट को, इसको ग्रानम बोल देंगे। ये थाइलाकॉइड यूनिट है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये जो दो मेम्ब्रेन्स को कनेक्ट करता है, दो ग्रानम को, उसको स्ट्रोमा लामिने बोलेंगे। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में। इसको बना के आना। These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastid के पास उसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। वो भी डिपेंड नहीं रहता, उसका खुद का प्रोटीन बनेगा। अब वैक्यूल की बात करें। वैक्यूल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बताओ? वैक्यूल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन 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 एनिमल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है और प्लांट्स में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। वैक्यूल को हम लोग स्टोरेज सैक्स भी बोलते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट। Vacuole are small sized in animal cell while in plant cell have large vacuole. Central vacuole of some plant may occupy 50 to 90% of the cell volume. In plant cell vacuole are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances of the importance in the life of the plants are cells are stored in vacuoles. अब ये इंक्लूड क्या करेगा? अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स। In single cell organism like amoeba, food vacuole contains food item like amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuole also play important role in expelling excess water and some water from the cell. अब वैक्यूल प्लांट सेल में करीब करीब 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सब्सटेंसेस को, फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करता है वैक्यूल में, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, जो कि फ्यूचर में नीडेड रहते हैं। अब इन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें जैसे अमीबा, तो उसने जो फूड कंटेन किया है, कंज्यूम किया है, वो स्टोर रहता है इन द फूड वैक्यूल। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमने ज्यादा ही एक्सेस अमाउंट में वाटर ले लिया है तो उसको एक्सपेल आउट कर देगा। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का तो बड़ा अच्छा खासा रोल है हमारे जेनेटिक्स में, डीएनए में, क्रोमोसोम मेकिंग में।
चलो पढ़ते हैं। न्यूक्लियस हैज a double layered covering called nuclear membrane. The nucleus has double layered covering called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside of the nucleus to the outside. न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को विच आर विजिबल लॉड लाइक स्ट्रक्चर। चलो तुमको पहले दिखा देते हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल्स स्टोर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर पोर है जो अलाउ करता है सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव थ्रू इट। क्रोमैटिन फाइबर है, लॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है सिंगल यूनिट में, और जब डिविजन हो रहा होता है तो यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में फॉर्म हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। चलो अब पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। क्या? in the through the process of mitosis. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form will it exhibit its maturity. न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटरमाइन करता है कि सेल्स कैसे डेवलप होगा, क्या फॉर्म होगा या क्या करेगा जब वो मेच्योर होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। हम जैसे बताया न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करता है। क्रोमोसोम क्या है? विजिबल लॉड शेप स्ट्रक्चर है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो उसमें इंटरफेस के बारे में पढ़ोगे और फिर एम फेस के बारे में पढ़ोगे, तब पता चलेगा। क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ आई कलर, हेयर ट्रेट्स, ईयर लोब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। chromosomes composed of DNA and proteins. DNA molecule contain करता है information for construction and organizing cells. DNA is also known as the functional segment of DNA, जिसको हम genes बुलाते हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material क्या है? Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, chromatin material condense हो जाएगा और organize हो जाएगा in the form of chromosomes. Cell division. When new cells, अब cell division क्या है? Cell division is the process by which cells are made. Cell division क्या है? Cell division is the process by which the new cells are made. अब हमें सेल डिवीजन की क्यों जरूरत है? सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, to replace the old worn out dead or injured cell, and to form gametes which are required for reproduction. अब दो तरह से सेल डिवीजन होता है, एक है process of mitosis and the other one is the process of meiosis. Let's study about mitosis and meiosis. In the process of mitosis, mitosis is the process of cell division by which most of the cell divides for growth. अब इसमें क्या होता है? ये एक पेरेंटल सेल है जिसको हम मदर सेल भी बोलते हैं। वो डिवाइड करता है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने ही मदर सेल्स में होते हैं हमारे, उतने ही सेम हमारे डॉटर सेल्स में होते हैं। कैसे पता है? जैसे क्रोमोसोम नंबर है 1, 2, ये एक क्रोमोसोम, ये 2, ये 3, ये 4 क्रोमोसोम है। उतने ही देखो 1, 2, 3, 4 इसमें, 1, 2, 3, 4 उतने ही क्रोमोसोम नंबर इसमें है ना। तो in this process each cell called the mother cell divide to form two identical daughter cells, and these daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell contains. This helps in growth and repair of the tissue in organism.
In the process of meiosis, when we talk about meiosis, specific cells, not all cells, but specific cells which are present in the reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offsprings. This is gametes, these are offsprings, these are mother cells, which during the process of replication forms chromosomes, and through the process of cell division forms gametes, which further divides and forms offsprings. This is the process known as meiosis, which involves two consecutive cell divisions. When a cell is divided by meiosis, it produces four new cells and half the number of chromosomes than that of the mother cell. अब half कैसे? चार थे, डिवाइड हुए, रेप्लिकेट हुए, चार क्रोमोसोम्स बने, एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन टू क्रोमोसोम्स इधर हो गए, टू क्रोमोसोम्स इधर हो गए, एंड जब दूसरा कॉन्सेक्यूटिव सेल डिवीजन हुआ तो टू क्रोमेटिन्स एवरी cell contains only two chromatin. That means if it has two n number, the each cells formed will contain n number of chromosomes in the process of meiosis. And in the process of mitosis, if the mother cell contains 2n, the each cell will contain 2n daughter cells. Okay. Let's see about the differences between plant cell and the animal cell. If we talk about plant cells, let's see in vacuole. In plant cell, vacuole are present in large size as compared to that of the animal cell. Cell wall is present only in plant cells and not in animal cells. Cytoplasm are present in both plant cells as well as animal cells. Plasma membrane are present both in plant cells as well as in animal cells. Golgi apparatus are present in both the cells. Chloroplasts are the identical features present in only animal cells. Ribosomes are present both in animal cells as well as plant cells. Endoplasmic reticulum are present both in plants and animal cells. Nucleus is present both in plants and animal cells. Mitochondria are present in both plants and animal cells. Centrioles are present in only and only animal cells, and lysosomes are present in animal cells. Let's talk about some differences in a flowchart way. Plant cell is surrounded by a rigid cell wall. Plant cell is surrounded by a rigid cell wall. Animal cell lacks cell wall. Large vacuole is present in plant cell. Vacuoles are present but in a small size. Plant cells are larger than that of the animal cells. Animal cells are smaller than plant cells. Plant cells have plastid. Animal cells do not have plastid. Centrosomes are absent in plant cells. Centrosomes present है animal cells में. Lysosomes are very rare in plant cells, but in animal cells, lysosomes are always present. Thank you so much. This is the end of the session. We'll see you again